हमारी एक कॉमन रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि होगी ये पता लगाना कि कौन सी इनकम बिजनेस की है और कौन सी इनकम बिजनेस की नहीं है। जब आपको ये नहीं पता कि कौन सी इनकम बिजनेस की है और कौन सी इनकम बिजनेस की नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सपेंसेस अलाउ है और कौन सा एक्सपेंसेस डिसअलाउड है। क्या इसके बिना आप कैपिटल कोई भी बिजनेस की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं, आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें आगे ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउ है और कौन से डिसअलाउड है। और ये बात हमें कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए हमें एक क्राइटेरिया सेट करना है, जो कि 4 कंडीशन का क्राइटेरिया है। अगर कोई भी एक्सपेंसेस 4 कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो एक्सपेंसेस अलाउएबल हो जाता है, अदरवाइज वो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाता है। सबसे पहले मैं आपका नॉलेज चेक करने के लिए कुछ आइटम लिख रहा हूं और आप मुझे जवाब देंगे सभी कि वो अलाउएबल है या नहीं। ठीक है। P&L अकाउंट दे रखा है और P&L अकाउंट में लिखा हुआ है सैलरी। बोलिए, आपके हिसाब से बोलिए, जो भी है। अलाउड है। अलाउ है, ठीक है। डोनेशन, नो सर। डिसअलाउड। रेंट, सर अलाउ है। अलाउड होगा। टू परचेज ऑफ मशीनरी, अलाउड है सर, लेकिन सर इसका डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। बिल्कुल ये अलाउड नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन अलाउ होगा क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है। ठीक है, ओके। डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेट किया हमने, सर अलाउड है। अलाउड है फिर। अब देखिए वैसे तो ये डोनेशन अलाउड नहीं होता, पर क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है तो ये स्पेशली अलाउड बोल देंगे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कब और कैसे। ओके। चैरिटी, बोलिए। नहीं सर। चैरिटी डिसअलाउड है। ठीक है। एडवर्टीजमेंट, बोलिए। एडवर्टीजमेंट अलाउड है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी कई बार कैपिटल नेचर का रहता है, जिसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिट मिलता है। ये अलाउड है, जब तक कुछ ना लिखा हो तब तक आप उसे रेवेन्यू ही मानेंगे। होर्डिंग्स लिखा है तो आप उसे कैपिटल मानेंगे। ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स पेड, बोलो। म्युनिसिपल टैक्स पेड अलाउड है। अलाउ और डिसअलाउ, देखिए जब तक अलाउड डिसअलाउड, देखिए जब तक आपको ये ना पता हो कि म्युनिसिपल टैक्स कौन सी प्रॉपर्टी के लिए है, आप ये जज नहीं कर सकते कि अलाउ है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कोचिंग चला रहा हूँ और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है, क्या इस पे भी म्युनिसिपल टैक्स लगता होगा? हाँ, तो अगर मान लो ये वो म्युनिसिपल टैक्स हुआ तो अलाउ है या नहीं? तो अलाउड है सर। तो अलाउ है। और अगर ये मैं कहूँ कि म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वो अलाउड नहीं होगा। तो अलाउड नहीं होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, राइट। चलिए, तो ये सारी चीजें जो आपने डिसाइड की, काफी अच्छे तरीके से, काफी हद तक आप लोगों ने सही जवाब दिया है। ऑलमोस्ट सभी ने अच्छा जवाब दिया है।
हमारी 4 कंडीशन मैंने आपको लिखवाई हुई थी। पहली थी कि बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस होने चाहिए। दूसरा था रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होने चाहिए। तीसरा था प्रीवियस ईयर में इंकर्ड होने चाहिए एक्सपेंसेस। ठीक है। एक्सपेंसेज incurred in previous year। और लास्ट वन था नॉट पर्सनल नेचर। एक्सपेंसेस पर्सनल नेचर के बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो एक्सपेंसेस अलाउ है, और चारों में से एक भी कंडीशन वायलेट हो जाती है तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है। राइट। और ये सारे सेक्शंस 30 to 38 में कवर हो जाएंगी ये सारी कंडीशंस। ओके, ठीक है। अब 30 to 38 में ये सब हम कंडीशन चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास अगर सारी कंडीशन फुलफिल हुई तो एक्सपेंसेस अलाउड है, और अगर कोई भी कंडीशन वायलेट हुई तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है। इतना जवाब तो आ जाता है। उसके बाद फर्दर चेकिंग हम और करते हैं। कोई बता सकता है कौन सी? ये 4 कंडीशन चेक करने के बाद भी एक्सपेंसेस अलाउ है या नहीं है, उसके लिए हम कुछ और चेक करते हैं। कोई बता सकता है क्या चेक करते हैं? हाँ जी, बता सकता है क्या कोई? तो सुनिए, 4 कंडीशन चेक की सेक्शन 30 to 38 में, तब जाके हमें ये पता चला कि एक्सपेंसेस अलाउ है या नहीं। अगर नहीं है तब तो किस्सा ही खत्म हो गया, बट अगर है तो आपको यहाँ पे कुछ सेक्शन और चेक करने पड़ेंगे, जो है सेक्शन 40 से लेके 43B तक। ठीक है, तो ये भी अगर कंडीशन पूरी होती है तो एक्सपेंसेस अलाउड है, अदरवाइज एक्सपेंसेस डिसअलाउड। क्या किसी को याद है सेक्शन 40 to 43B में क्या था? हाँ जी, बता सकता है कोई 40 to 43B में क्या था? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैंने किसी को सैलरी का पेमेंट किया, अलाउ है या नहीं है? है ना सर? है। और मैं ये कहूं कि मैंने उस सैलरी का पेमेंट 4 लाख रुपए किया और वो भी कैश में कर दिया, अब अलाउ है या नहीं है? नहीं है सर, 10,000 का सर लिमिट था ना कुछ। ये सर 10,000 तक अलाउड है। अच्छा, तो ये चीज चेक कहाँ किया आपने? बिजनेस से रिलेटेड है, रेवेन्यू नेचर है। सुनो, बिजनेस से रिलेटेड है, रेवेन्यू नेचर है, पर्सनल नहीं है, प्रीवियस ईयर में हुआ है, ये सारी चीजें तो आपने यहाँ चेक की, राइट? यस सर। और कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए था, ये चीज आपने यहाँ चेक की। 40 to 43B। समझ गए? तो इसका मतलब जो एक्सपेंसेस यहाँ से ओके ओके निकलेगा वही यहाँ पे चेक होगा। ठीक है। अच्छा, डोनेशन अलाउ है या नहीं है? हमने अभी पढ़ा, डोनेशन अलाउ है क्या? कैटेगरी में अलाउड है सर। नो हाँ, ठीक है, स्पेशली कोई अलाउ किया गया तो ठीक है, अदरवाइज जनरल डोनेशन अलाउड नहीं है। अब जब जनरल डोनेशन अलाउड नहीं है और मैं आपको कहूं कि मैंने डोनेशन कैश में पेमेंट किया, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं सर। जब अलाउड नहीं है तो नहीं है, फिर कैश पेमेंट करो, चेक पेमेंट करो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए आप लॉजिकली एक बात समझे बेटा, कि जो एक्सपेंसेस यहाँ से अलाउ होते हैं सिर्फ उन्हीं पे आगे के सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, उन्हीं के लिए हमें देखना होता है कि पेमेंट कैसे हुआ। ठीक है, टीडीएस काटा या नहीं काटा,
पेमेंट हुआ नहीं हुआ, वो सब बातें सिर्फ उन्हीं के लिए देखने हैं। जो यहाँ पे डिसअलाउड हो गए उनके लिए ये चीजें चेक करने का कोई रिलेवेंस नहीं है। Okay, ओके, sir. तो ये बात ध्यान रखिए। आगे चल लेते हैं अपन। तो आगे अगर हमसे पूछा जाए कि सर कौन कौन से एक्सपेंसेस फिर कैसे कैसे हैं, तो देखते जाइए, थोड़ा फटाफट हम कर लेते हैं, क्योंकि जो सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। सेक्शन 30, सेक्शन 30 किसका है? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस प्रीमाइसेस, राइट। क्या होता है बिजनेस प्रीमाइसेस? क्या शॉप, गोडाउन, फैक्ट्री, warehouse, ठीक है, ऑफिस, यही सब चीजें होती हैं। यस सर, वो हर जगह जहां से हम हमारा बिजनेस ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये जगह हमारे पास दो तरीके से आती है, हमने पढ़ा हुआ है। पहला ओन, ठीक है, और दूसरा आता है रेंटेड। Rented. अब जब ये जगह ओन है तो हमारा सबसे पहला एक्सपेंसेस होता है जगह को खरीदने पे या जगह को बनाने पे। तो जब हमने जगह खरीदी होगी या बनाया होगा तो सबसे पहले हेवी एक्सपेंसेस लगा होगा, जिसे हम कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस कहते हैं। अब वो तो अलाउ हो नहीं सकता क्योंकि हमने ऑलरेडी मना कर दिया, तो उसकी जगह हमें क्या मिलेगा? उसकी जगह हमें मिलेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों मिलेगा? क्योंकि बेसिकली सर डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है। डेप्रिसिएशन सिर्फ इतना सा होता है कि आपने जो कैपिटल एक्सपेंसेस किया है, सपोज मैंने एक बिल्डिंग परचेज की 10 लाख में, अब आपको पता है कि ये बिल्डिंग तो लंबे टाइम चलेगी, तो इसका मतलब ये 10 लाख रुपए इस साल के लिए नहीं है, ये मल्टीपल ईयर्स के लिए, राइट। तभी तो आपको पता चला कि ये कैपिटल नेचर है। 10 लाख रुपए आपने बिल्डिंग पे खर्च किए और जो कि लंबे टाइम तक चलेगी, इसलिए आपको पता है कि ये कैपिटल नेचर का खर्च है, ठीक है। अब हमें ये बोला गया कि सर ये खर्चा तो बहुत लंबे टाइम का है, हमें तो इसका 1 साल से रिलेटेड खर्चा निकाल के दो। तो हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि डेप्रिसिएशन नाम की एक वैल्यू निकाल देते हैं जो हमें 1 साल का खर्चा कन्वर्ट करके दे देगी। बोलो ऐसा अगर मैं कहूँ तो चलेगा? भाई डेप्रिसिएशन कुछ और थोड़ी है। Yes, sir. डेप्रिसिएशन सिर्फ हमने लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए अगर हमारी खुद की प्रॉपर्टी है तो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। रिपेयर और मेंटेनेंस करवाया अगर बिल्डिंग का, तो अलाउ होगा या नहीं होगा? सर होगा। बताइए। सर होगा। बिल्कुल होगा, अगर वो रेवेन्यू नेचर का है। अगर वो भी कैपिटल नेचर हुआ तो उसे भी कैपिटलाइज कर देंगे, अदरवाइज उसे अलाउ कर देंगे। रेट्स एंड टैक्सेज, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, म्युनिसिपल टैक्स, तो अलाउ है या नहीं है? बोलिए, रेट्स एंड टैक्सेज अलाउ है या नहीं है? अलाउ है अगर ये बिल्डिंग बिजनेस के काम में आ रही है। अगर बिल्डिंग बिजनेस के काम में आ रही है तो अलाउ है, और ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि ये बिजनेस प्रीमाइसेस है। मतलब मेरे कोचिंग का अगर मैं म्युनिसिपल टैक्स पे करूं तो अलाउ होगा या नहीं होगा मुझे? होगा, होगा सर। बिल्कुल होगा, इसलिए कोई सोचने वाली बात नहीं। इंश्योरेंस करवा सकते हैं खुद की बिल्डिंग का, चलेगा। और इसके अलावा कोई भी खर्चा अगर खुद की बिल्डिंग पे किया है तो वो भी अलाउ हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, रेंटेड की बात कर लेते हैं। अगर हमने रेंटेड बिल्डिंग ली है तो हमारा सबसे पहला एक्सपेंसेस होगा रेंट, जो कि हमें अलाउेबल है। दूसरा खर्चा होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो भी हमें अलाउेबल है। तीसरा खर्चा हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है रेट्स एंड टैक्सेज हो, क्योंकि जनरली तो मालिक ही चुकाता है, बट अगर हमें चुकाना पड़ा तो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा कोई खर्चा हमारा हुआ तो वो भी हमें अलाउ हो जाएगा। बताइए, क्लियर है?
Yes, sir. ओके अच्छा, बिल्डिंग से रिलेटेड ऐसा कोई एक्सपेंसेस बताओ जो अलाउेबल नहीं है। ये तो हमने दोनों अलाउेबल लिख दिए, ओन्ड है तो ये अलाउ है और रेंटेड है तो ये अलाउ है। क्या आप मुझे कोई ऐसा एक्सपेंसेस बता सकते हैं बिल्डिंग से रिलेटेड जो अलाउेबल नहीं है? कैपिटल नेचर का, ओके। और सर होगा ना सर, कैपिटल नेचर में जो एक्सपेंस कर ही रहे हैं, मान लो रिपेयर भी कर दी जो लंबे टाइम के लिए हुआ, वो डेप्रिसिएशन में आ जाएगा ना अपने आप। हाँ, वो अलाउ नहीं होगा, वो डेप्रिसिएशन में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन भी खुद अलाउड नहीं होता है बेटा, वो बाद में कैपिटलाइज होके उसमें आ जाता है। चलो एक अच्छा पॉइंट याद आया आपके इंटर में, आई थिंक स्कैनर में एक क्वेश्चन है और उसमें पीएनएल में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको और आप मुझे बताएंगे कि वो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बेसिकली उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। यहाँ पे लिखा है टू एक्सपेंसेज ऑन एक्सटेंशन ऑफ टिन सेट, एक्सपेंसेज ऑन एक्सटेंशन ऑफ टिन सेट 25,000। एक्सपेंसेज ऑन एक्सटेंशन ऑफ टिन सेट ऐसा लिखा हुआ है 25,000 रुपए, और साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंसेज ऑन टिन सेट वुड बी रुपीज 70,000 एंड वर्क completed on 31st May 2021। तो बता सकता है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको पीएनएल में, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? अंशु का जवाब आ गया है और ये सेम पॉइंट आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सर 25,000 तो बिजनेस एक्सपेंस है, वो तो हो गया खर्चा, तो वो तो अलाउड हो जाएगा। और खर्चा वुड भी तो बोलिए और कोई? सर 25,000 ही अलाउड होगा। ठीक है, और कोई? मीनल, निवी, शेफाली? ये सर 25,000 तो रेवेन्यू नेचर का होगा, इसलिए अलाउड हो जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, आप सबको ये क्यों लगता है कि 25,000 रेवेन्यू नेचर? रेवेन्यू नेचर का थोड़ी है सर, तीन शर्ट का। ये तो आप ही ये तो बोल रहे हैं कैपिटल ना, नेचर का ही। 25,000 अलाउ है, आप ही कह रहे हैं। मैं तो आप सबसे ही पूछ रहा हूँ कि आपने इन 25,000 को रेवेन्यू नेचर क्यों ट्रीट किया? इंटर में मैंने बताया था। ओके, सुनिए, यहाँ पे 25,000 रुपए जो एक्सटेंशन ऑफ टिन शेड है, ये तो डिसअलाउड हो जाएगा क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है। ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है, इसलिए ये डिसअलाउड हो जाएगा, राइट। और 70,000 रुपए जो टोटल लगेंगे उसमें ये 25,000 भी इंक्लूडेड है, पर उनका अभी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि डेट आपने ध्यान नहीं दिया। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है? 31 मई 2021 को। तो ये इस साल में ब्लॉक में ऐड हो जाएगा या नहीं होगा?
यस सर, नहीं होगा सर? में ब्लॉक में ऐड नहीं होगा। मतलब समझ में आ गया सर अब। समझ में आ गया ना कि सर 25,000 तो लेकिन जो डिसअलाउड कर। हाँ क्या बोल 25,000 भी तो वो चेंज शेड है तो पहले भी होगा, एक्सटेंशन ही कर रहा हूँ तो डेप्रिसिएशन तो लग ही रहा था, बस उस टोटल वैल्यू में ऐड हो जाएगा और डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा। बेटा कोई भी चीज आपके ब्लॉक में तब तक ऐड नहीं होती जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए। अच्छा कैपिटलाइजेशन सर, आप ये बार कौन बार से थोड़ी चैप्टर में करते पढ़ा अपन ने? हैं। ये बीएनपी में होगा आई थिंक। अच्छा ठीक है, तो बार बार चीजें कैपिटलाइज नहीं होती, जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तब आप कैपिटलाइज करेंगे। टोटल रुपए 70,000 लग जाएंगे तब तक, तो आप 70,000 को कैपिटलाइज कर देंगे 31 मई 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में। इस साल 25,000 रुपए हमने डिसअलाउड कर दिए क्योंकि ये कैपिटलाइज नहीं हुए थे और इसलिए हमने इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो सर अब आ जाइए एक और चीज, जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो हम्म, जब अपन अगले साल की बैलेंस शीट बनाएंगे मई वाले के बाद, तो डेप्रिसिएशन पूरे पे लगेगा या उसने टाइम पीरियड के छोड़ के लगेगा मई तक का? जैसे अप्रैल में। बेटा इनकम टैक्स में मंथली डेप्रिसिएशन थोड़ी लगता है, इनकम टैक्स में तो हाफ या फुल। ठीक इनकम टैक्स में हम ये नहीं बोलेंगे कि मई तक का नहीं लगेगा उसके बाद लगेगा, इनकम टैक्स में तो या तो हाफ या फुल। ठीक है सर। ओके ठीक है, आगे आ जाइए। सेक्शन 31। सेक्शन 31 कह रहा है कि सर आप जब बिल्डिंग खरीद लेते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की, मशीनरी की और फर्नीचर की। प्लांट मशीनरी और फर्नीचर की रिक्वायरमेंट आपको रहती है। मैंने कहा ठीक है। अब प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर भी आपके पास वही दो तरीके से आ सकते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े हैं, जिसमें एक आता है ओन और दूसरा आता है रेंटेड। अगर आपने प्लांट मशीनरी और फर्नीचर भी ओन परचेज किया है तो सबसे पहले आपको उस पर मिलेगा क्या? डेप्रिसिएशन। अगर आपने इनका रिपेयर मेंटेनेंस करवाया है तो वो भी अलाउ हो जाएगा। अगर आपने इसका इंश्योरेंस करवाया है तो वो भी अलाउ हो जाएगा। और अगर आपने इन पे कोई और खर्चा किया है तो वो भी अलाउ हो जाएगा। क्या प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर पे रेट्स एंड टैक्सेस लगते हैं क्या? सर लगते तो हैं। रेट्स एंड सर टैक्सेस जीएसटी पे करते हैं। और चलिए सुनिए बेटा, रेट्स एंड टैक्सेज रेफर टू लोकल टैक्स। ये टैक्स किसको रेफर करते हैं? लोकल टैक्सेस को रेफर करते हैं, राइट। और जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स को रिफर करता है। अब जीएसटी को हम कॉस्ट में ऐड करेंगे या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा या नहीं। अगर जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलना है तो आप उसको कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, और अगर उसका इनपुट क्रेडिट मिलना है तो आपको उसमें कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। पर क्या रेगुलर जीएसटी लगता है, या रेगुलर ऐसा कौन सा टैक्स लगता है एसेट के ऊपर जो उसको यूज करने के लिए भी लगता है? उसको बोलते हैं रेट्स एंड टैक्सेस बेटा, जो कि प्लांट मशीनरी और फर्नीचर पे नहीं लगता है। ओके, तो जब भी आप रेट्स एंड टैक्सेस की बात कर रहे होंगे आप उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं करेंगे, जीएसटी और कस्टम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है, और इसलिए हम कहेंगे कि प्लांट मशीनरी और फर्नीचर पर रेट्स एंड टैक्सेस नहीं लगते हैं, ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही लगते हैं। आगे आ जाइए। अगर हम बात करें रेंटेड प्रीमाइसेस की, तो सबसे पहला रेंट, उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस, उसके बाद और कोई एक्सपेंसेस अगर आपने कर दिया है तो वो भी अलाउेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
सर इसमें डिपॉजिट को कैसे ट्रीट कर रहे हो? डिपॉजिट जो डिपॉजिट एडवांस कभी देते हैं 2-3 महीने का डिपॉजिट देते हैं, उसको कैसे ट्रीट करना है? किसके लिए वो डिपॉजिट देते हैं? मतलब सर रेंटेड है ये प्लांट फर्नीचर, तो रेंट तो जाता ही है, मान लो 10,000 रुपए पर मंथ, लेकिन कहते हैं ना कि आपको 2 मंथ का एडवांस हमें दे के रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट और सिक्योरिटी को आप असेट साइड में लिखेंगे, वो कोई एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए आप उसको कहीं ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिफंडेबल सिक्योरिटी होती है। ठीक है। तो आप और उसको सर अगर वो मतलब कई बार होता है ना कि लोग आखिरी महीने का रेंट देते नहीं, हो कहते आप सिक्योरिटी ले लो और हम छोड़ के जा रहे हैं, या कोई नुकसान हो गया वो उसे एब्जॉर्ब कर गया, फिर वहां से आप सिक्योरिटी हटा दो असेट से और उसको इनकम साइड में ले जाओ। ये आप ध्यान से समझो, आपने पहले साल प्रॉपर्टी रेट लेट आउट की, ठीक है, और आपने 2 महीने का रेंट एडवांस लिया। अब ये 2 महीने का रेंट आप कहाँ लिखेंगे, P&L में या बैलेंस शीट में? आई थिंक यहाँ आएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा हमने असेट साइड में 40,000। ओके, ये तो पहले साल की सिचुएशन हो गई, और P&L में हमने लिखा नहीं, P&L में पूरे साल का जो भी रेंट आना है, मान लो 2,40,000 आना है, तो वो लिख दिया हमने। डन। यस सर। अब आप कहते हो कि सब अगले साल उस बंदे ने 11 महीने का ही किराया दिया, ठीक है, और 10 महीने का ही किराया दिया और कहा 2 महीने का एडजस्ट कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगले महीने जब आप P&L बनाएंगे तो वहां तो 240 ही लिखेंगे, और यहाँ पे ये सिक्योरिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि यूटिलाइज हो चुकी है। बस अकाउंटिंग एंट्री चेंज हो जाएगी, आपको कैश 240 नहीं मिला, आपको कैश कितना मिला है, 2 लाख रुपए। तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट रेंट बैंक अकाउंट डेबिट, आपको वहां से आ गया 40,000 रुपए, आपके यहाँ से आ गए, बस, और उसको कर देंगे। चलिए, तो इसका मतलब प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है इसका, वो भी देखते जाओ साथ साथ में। आपको लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन कार 60,000, और लिखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार 40,000 रुपए, और नीचे लिखा है कि हाफ ऑफ कार यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज। तो बताइए कितना कार का खर्चा अलाउ होगा, कितना डेप्रिसिएशन अलाउ होगा? $50,000 अलाउ होगा 4 से सर। 50,000। ओके, बिल्कुल ठीक है, 50,000 अलाउ हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली। जितना ऑफिशियल यूज आया उतना अलाउ हो जाएगा, और जितना ऑफिशियल नहीं आया वो डिसअलाउ हो। ओके, आगे आ जाइए। सेक्शन 38, हमेशा मैं इसके साथ ही बता देता हूं कि सर बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर, अगर इन चारों में से किसी भी असेट का इस्तेमाल आपने ऑफिस एज वेल एज पर्सनल किया, जैसा अभी हमारे एग्जांपल में था, तो ऑफिस वाला हिस्सा तो क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, और पर्सनल वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सेक्शन 30, 31 और 38 हो चुका है। यहां तक किसी के कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बोलिए, यहां तक कोई डाउट किसी के? नो सर। नहीं है कोई डाउट? चलिए, याद आ रहा है आपको? आप जो कह रहे थे कि सब BNP हमें याद नहीं है, एक बार रिवाइज करवा दो, तो वो चीजें याद आ रही है आपको? यस सर। हाँ सर। चलिए, सेक्शन 32 किसका है फिर, ये बता दो। ये तो याद आ ही गया होगा। डेप्रिसिएशन। वेरी गुड।
डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सर। डेप्रिसिएशन। अच्छा, मुझे अब ये चेक करना है कि आपको कितनी मेमोरी आपकी लौट आई है, ना कितनी याददाश्त वापस आ गई आपकी। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हम बोलते थे कि साहब फिक्स एसेट का होना जरूरी है, राइट? Yes, sir. हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, ये बताओ। हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? ताकि टैक्स कम देना पड़े सर। ताकि तो टैक्स कम देना फ्यूचर पड़े, लॉसेस से रिकवर हो सके। फ्यूचर लॉसेस से सर रिकवर। फिक्स एसेट पे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है कि आप एक साल में पूरा एक्सपेंडिचर दिखा के लॉस नहीं दिखा सकते, तो इसका बेनिफिट भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसका जो खर्चा है वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको चार्ज करना होता है, और डेप्रिसिएशन इज अ वे जिसमें हम उस चीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि टाइम बाद उसकी वैल्यू भी एसेट की नील हो जाएगी, सैलरी वैल्यू वगैरह आ जाती है वो तो। चलिए देखिए, बेसिकली क्या है, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। और हम क्या करते हैं, हमने ये कहा कि सर आज मैंने एक बिल्डिंग परचेज की है, हो सकता है 10 साल के बाद बिल्डिंग की एफिशिएंसी कम हो जाए, या बिल्डिंग तोड़ के हमें नई बनवानी पड़े, या हमें नई बिल्डिंग खरीदनी पड़े। तो उतना पैसा हमें वापस इकट्ठा करना है जितना हमने आज इन्वेस्ट किया है, ताकि हम उस असेट को रिप्लेस कर सकें जब उस असेट की वैल्यू कम हो। ठीक है, जैसे कोई मशीन है, 5 साल बाद हमें पता है इसकी ये खत्म हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी, तो 5 साल बाद हमें नई मशीन लानी है। तो उसके लिए हम डेप्रिसिएशन लगा के एक रिजर्व बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या आपको पता है कि डेप्रिसिएशन को सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं? Yes, sir. यस, डेप्रिसिएशन को Yes, sir. सीक्रेट रिजर्व बोला जाता है। मतलब एक सीक्रेटली, क्योंकि पैसा किसी को देना नहीं है, आपने नॉन कैश आइटम बना रखा है, तो इसलिए वो पैसा इकट्ठा होता जाता है, और जब वो असेट आपकी यूजलेस हो जाएगी तब आप उस असेट को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो लॉजिक होता है इसका ये। दूसरा लॉजिक, हम बोलते हैं कि सर जब भी आप कोई कैपिटल एक्सपेंसेस करते हैं तो इनकम टैक्स वाले उसको अलाउ नहीं करते। क्या ये बात सच है? जब आप कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो इनकम टैक्स वाले उसे अलाउ नहीं करते। क्या ये बात सच है? Sir. Yes, sir. यस, ये सही है बट पार्शियली अच्छा। सही है। ये बात सही है बट पार्शियली सही है। पार्शियली कैसे सही है? कि वो उसे उस रूप में अलाउ नहीं करते। मैं ये कहूंगा कि वो उसे उस रूप में अलाउ नहीं करते। ऐसा नहीं है अलाउ करते ही नहीं है, वो उसे उस रूप में अलाउ नहीं करते। वो उसे या तो डेप्रिसिएशन के रूप में अलाउ करते हैं या अमोर्टाइजेशन के रूप में अलाउ करते हैं। भाई आपने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी और आप बोलते हैं कि उस पर 1 लाख डेप्रिसिएशन होता है, तो ये डेप्रिसिएशन क्या है? इस चीज का रेवेन्यू वर्जन ही तो है। जो आपने कैपिटल एक्सपेंसेस किया उसको रेवेन्यू में तो कन्वर्ट किया गया है, कि जो चीज मल्टीपल ईयर से रिलेटेड थी उसको एक ईयर के लिए कितना होगा, बोलो, ऐसा बोल सकते हैं हम? यस सर। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कैपिटल एक्सपेंसेस को कैपिटल नेचर में अलाउ नहीं किया जाता, उसको कन्वर्ट करके अमोर्टाइज करके अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, फिक्स एसेट में ऐसी कौन कौन सी एसेट है जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं लगता? सर लैंड पे, Livestock, लैंड पे, और livestock, लाइफ लाइव स्टॉक, और स्टॉक पे, scientific research, साइंटिफिक वाली रिसर्च assets, में जो एसेट काम आती है, goodwill, यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। ओके, गुडविल, investment. क्या बात, सारे याद है तुमको? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं लगता? लैंड पे, लाइव स्टॉक पे, गुडविल पे, इन्वेस्टमेंट पे, इसका रीजन अलग है, इसको छोड़ दो। बाकी चारों पे क्यों नहीं लगता डेप्रिसिएशन? तो बता सर सकते हैं? लाइव स्टॉक तो वो जैसा है कि उसका पता थोड़ी ना होता है वो कब तक रहेगा कब तक नहीं, तो ठीक उसका है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर। ठीक है, और और लैंड हमेशा अटैच्ड होती है, हम्म, और
गुडविल जनरेटेड होती है सर, गुडविल हमारी जनरेट की भी होती है, परचेज की भी होती है। ये रीजन क्या है? देखिए, क्या मैं ये रीजन कह सकता हूं कि इनकी लाइफ फिक्स नहीं है, लिमिटेड लाइफ नहीं है इनकी। यस सर, हाँ। इन चारों चीजों की Common। लाइफ लिमिटेड नहीं है। लैंड अनलिमिटेड लाइफ है, लाइफ स्टॉक पता नहीं कब तक जिंदा है, गुडविल की भी कोई लाइफ नहीं है, कब तक चलेगी, जब तक आप चलाओगे तब तक चलेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी जब तक आप होल्ड करोगे तब तक रहेगा। तो इनकी कोई फाइनाइट लाइफ नहीं है, लिमिटेड लाइफ नहीं। और जब तक एसेट की लिमिटेड लाइफ नहीं होगी, आप उसको डेप्रिशिएट कैसे करोगे, कितने टाइम में करोगे? तो दैट्स व्हाई इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। असेट जो साइंटिफिक रिसर्च में काम आ जाती है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करने का रीजन कुछ और है, और वो रीजन है सेक्शन 35। जितना एक्सपेंसेस हमारा होता है उसको हम 100% क्लेम कर चुके होते हैं सेक्शन 35 में, इसलिए उस पर दोबारा से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता, ताकि डबल डिडक्शन ना ले ली जाए। ओके, एक बार बता दीजिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो? नो डाउट सर। नो डाउट। आगे आ जाइए। फिक्स असेट हमारे घर पे भी है। सर मेरे पास एक कार है, सर मेरे पास एक घर पे फर्नीचर पड़ा है, मेरे पास घर पे कंप्यूटर पड़ा है, ठीक है, मेरे पास खुद का घर ही है। क्या इन सब चीजों को भी डेप्रिशिएट हम कर सकते हैं? सर बीएनपी में तो नहीं होंगे ना? No, sir. नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। हमने सर पहली 4 कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड तब होगा जब वो बिजनेस से रिलेटेड हो। तो घर की एसेट तो घर में है, बिजनेस से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए हम उसको अलाउड नहीं करते जब तक वो बिजनेस में काम में ना आ जाए। तो यूज्ड इन बिजनेस होना जरूरी है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज ओनरशिप। आप किसी भी एसेट पे डेप्रिसिएशन तभी लगा सकते हैं जब आप उस प्रॉपर्टी के क्या हो, ओनर हो, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल, क्योंकि कोर्ट का एक केस मुझे डिस्कस करना है। मेरे पास एक कार है, राइट, और मैंने वो कार आज यहीं पे बैठे बैठे नेवी को बेच दी। नेवी को मैंने कहा कि भैया मेरे पास एक कार है, आप लेना चाहते हैं? नेवी कहे सर बताओ कितने पैसे लोगे? मैंने कहा 4 लाख रुपए। उन्होंने कहा ठीक है सर, चाबी दे दो। तो चाबी हमने इनको दे दी, ठीक है, कुछ पैसा ले लिया, कुछ लेना बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब डॉक्यूमेंट जो है गाड़ी के वो मेरे नाम पे है, और इन्होंने कहा कि सर वो डॉक्यूमेंट थोड़े दिन बाद चेंज करवा लेंगे, अभी तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मेरा सवाल ये है कि जितने टाइम तक ये डॉक्यूमेंट आपके नाम नहीं हो जाते, डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा, मैं या आप? सर ओनरशिप जिसके नाम आपके पे पास गाड़ी है। है सर, गाड़ी मेरे जिसके नाम पे है, बेच दी मैंने नेवी को 4 लाख में, और चाबी दे दी मैंने नेवी को। ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुई ना अभी। हाँ, तो ओनरशिप सर नहीं आप ही हुई, के नाम पे होगा, तो सर डेप्रिसिएशन आप आपके। फिर आप ही को क्लेम करना होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मुझे क्लेम करना होगा, ठीक है। और कोई जवाब किसी का इसके सर अलावा? सर पोजीशन तो मेरे पास है, तो सर ऐसे नहीं होगा, ओनरशिप या पोजीशन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। एक चीज होनी चाहिए। अब एक चीज सोचो आप लोग, हम आज फाइनल में मैं अगर बात करता हूँ सीएमए फाइनल, तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, वी आर नॉट मेमोराइजिंग थिंग, ठीक है, हम चीजें याद नहीं कर रहे, हमें चीजों को प्रैक्टिकली समझना है। मान लो ये क्वेश्चन, ये केस आपके सामने प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, ठीक है, तो आप इसको बुक्स के हिसाब से डील करेंगे कि सब रूल ऐसा होता होगा, या आप एक जनरल लॉजिक लगाएंगे? बताइए, अगर मैं जनरल लॉजिक बात करूं, भूल जाऊं मैं एक बार कि बुक्स भी कुछ होती है या प्रोविजन भी कुछ होता है, तो डेप्रिसिएशन किसे मिलना चाहिए, मुझे या नेवी को? सर आपको। अच्छा ठीक है, और कोई और है, कोई जवाब? सर नेवी को मिलना चाहिए। नेवी को मिलना चाहिए, ओके। डेफिनेटली ये डेप्रिसिएशन नेवी को मिलना चाहिए। व्हाई? ये 4 लाख रुपए किसके इन्वेस्ट हो चुके हैं गाड़ी में? नेवी के। नेवी के। गाड़ी को काम में कौन ले रहा है?
नेवी। तो फिर डेप्रिसिएशन मैं क्यों लगाऊं भाई? 4 लाख की भरपाई उसे करनी है, मुझे करनी है? उसे आपके करनी है। साथ। मुझे सर लेकिन एसेट आज भी है तो आपके नाम पे ना सर। मैटर यही है बेटा कि असेट किसके नाम पे है ये मैटर नहीं करता, और ऐसा ही कोर्ट ने कहा निधीश ट्रांसपोर्ट के केस में। ठीक है, सेम केस हुआ। आपका पॉइंट जायज है, क्योंकि अगर इस बात पे आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता तो ये कोर्ट में केस जाता ही क्यों? अगर इस चीज पे बहस नहीं हो सकती, इस चीज पे आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, या डबल व्यू पॉसिबल ही नहीं होता, तो कोर्ट में केस जाता क्यों? कोर्ट में केस गया निधीश ट्रांसपोर्ट का, और कोर्ट ने कहा कि रजिस्टर्ड ओनरशिप नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए रजिस्टर्ड ओनरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास पोजीशन है यही काफी है। ठीक है, आपके पास पोजीशन है और आपने एक्चुअल में वो चीज परचेज कर ली है तो चलेगा, आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। मेरा यहीं पे एक और सवाल, काउंटर अटैक। ठीक है, काउंटर अटैक ये है कि हमने डीम्ड ओनरशिप का एक कंसेप्ट पढ़ा था, याद है आपको? यस सर। तो अगर किसी ने हायर परचेज में कोई एसेट परचेज की, हायर परचेज, तो मालिक आप कब बनते हैं? सर लास्ट फाइनल इंस्टॉलमेंट पे। फाइनल वाले पे, जब फाइनल फाइनल पेमेंट पे, दे दो। मतलब आखिरी इंस्टॉलमेंट पे। तो इतने दिन डेप्रिसिएशन बैंक को मिलेगा या आपको मिलेगा? सर हमको ही मिलता है। सर हमको ही मिलेगा फिर। क्यों? बैंक प्रॉपर्टी तो बैंक के नाम है। सर ओनरशिप तो हमारे, हम लेके बैठे हैं बस तो एसेट, यस, पैसा तो आ इन्वेस्ट गया करके। ना, तो आ गया ना। अभी वाला पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना, कि डॉक्यूमेंट मेरे नाम है पर यूज तो नहीं भी कर रहे हैं, पैसा तो निवी का यूज हो रखा है। तो दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? निवी क्लेम करेगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब रजिस्टर्ड ओनरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। ओके, ठीक है। अच्छा, इन डेप्थ में जाना चाहो तो मैं आपको एक और नॉलेज देता हूं, ठीक है, जो आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होती है वो कौन से यूज से डिटरमाइन होती है? आपको भी सर ऐसा कैसा सवाल है, तो ध्यान से सुनना। मेरे पास एक असेट है, ठीक है, मेरे पास एक असेट है, ये असेट मैंने रेंट पे दे दी, किसको? पंकज को दे दी, चलो ठीक है। और पंकज ने इस असेट को काम में लेना स्टार्ट, मान लीजिए कार है, असेट क्या, कार ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये कार है मेरे पास और ये कार मैंने पंकज को रेंट पे दे दी, ठीक है। और पंकज ने ये कार टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस में चलाना स्टार्ट कर दिया। ध्यान से समझना। अब सवाल मेरा ये है कि इस कार पे डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, मुझे या पंकज को? मैंने अपनी कार पंकज सर को रेंट, आपको मिलेगा। मुझे मिलेगा। निवी कह रहे हैं साहब मुझे मिलेगा। और बोलिए, और कोई? रेंट डेप्रिसिएशन किसे मिलेगा, अलाउ किसे होगा डेप्रिसिएशन? सोचो, ऐसी चीजें फिर एग्जाम में फंस जाती है ना, तो फिर अपन ढूंढते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तुक्का ही मार के आना पड़ता है। तो अभी मौका है आपके पास, जो भी लगता है आपको, व्हाटएवर, सही गलत से फर्क नहीं पड़ता, बोलिए। डेप्रिसिएशन मुझे मिलेगा या पंकज को? सर मुझे ही मिलना चाहिए मेरे हिसाब से तो। आपको मिलना चाहिए, ठीक है। और कोई? सर पंकज को। पंकज को। और कोई? चलिए, अब सबसे पहले तो मुझे बताओ मालिक कौन है एसेट का? आप। आप तो हो फिर सर। पंकज को क्यों मिलेगा? अभी थोड़ी देर पहले तो बात सर की थी कि मालिक होना चाहिए। सर लेकिन अब पोजीशन तो मेरे पास है ना सर।
एसेट क्या का क्या आपने नहीं है बोला, ना। आपने पोजीशन तो मेरे पास है एसेट का, आपने मुझे भी दिया पोजीशन था है ना पर asset। पैसा, अच्छा पैसा किसका इन्वेस्टेड है? सर आपका इन्वेस्ट है और ओनरशिप भी आपकी ही है। ओनर भी मैं हूँ, पोजीशन भी मेरे पैसा भी मेरा इन्वेस्टेड है, राइट। पहले वाले एग्जांपल में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहां मैंने आपको असेट सोल्ड कर दी है, सिर्फ नाम ट्रांसफर नहीं करवाया है। पोजीशन दे दी है रखने के लिए, यहाँ मैंने आपको पोजीशन रखने के लिए नहीं दी है, यूज के लिए यहाँ दिया पे है। मैंने पोजीशन सिर्फ यूज करने के लिए दी है, ठीक है। दूसरी बात, पैसा वहां पे आपका इन्वेस्ट हो गया था क्योंकि आपने मुझे पे कर दिया था, पर यहाँ तो पैसा मेरा इन्वेस्टेड है। यस सर। कल को असेट को कुछ हो गया तो नुकसान मेरा होगा या आपका होगा? मेरा होगा। रिप्लेस किसे करना है एसेट को? मुझे ही करना है, तो जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन मैं ही चार्ज करूंगा। ओके, यस सर। यस सर। तो ये बात एकदम ध्यान से बिठा लो, दोनों बातों में फर्क है। मैंने पहले जो एग्जांपल दिया था उसमें हमने माल बेच दिया पर नाम ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, नाम ट्रांसफर नहीं हुआ। और इस केस में ना ही नाम और ना ही ओनरशिप, कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुई है, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए आपको दी गई है। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा एक छोट ये केस है, ये भी कोर्ट केस है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लगेगी? अगर मैं अपने बिजनेस में यूज करता हूं तो रेट होती है 15%, ठीक है। और ये जो ट्यूट ट्रेवल में चला रहे हैं उसके हिसाब से रेट होती है 30%। बोलिए, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लगेगी? 30% लगेगी। 30%। एक्चुअल यूज के हिसाब से डिसाइड होती है। कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिसाइडेड बाय एक्चुअल यूज, ये हमेशा ध्यान रखना। सर एक बात बताओ, आपने जो मुझे ये गाड़ी दी है, आपने क्या इसको कमर्शियल यूज में शो कर रहे हो क्या सर? हाँ, आप मैं तो अगर 30% टैक्स चार्ज करोगे तो इनकम टैक्स अथॉरिटी पूछेगी कि आपका कोई बिजनेस है नहीं टूर एंड ट्रेवल का, आप 30% कैसे कर रहे हो? ठीक है, तो तो बात आप है, तो उनको हाँ यही तो बात है बेटा। देखो ये केस हो रखा है, केस का नाम बता देता हूं मैं। केस का नाम है अन्ना मलाई, साउथ का केस है। ठीक, केस का नाम है अन्ना मलाई। हुआ क्या कि एसएससी ने किसी को रेंट पे दिया और जिसने रेंट पे लिया उसने टूर एंड ट्रेवल पे चलाया। तो अब यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्ट आ गए। पहला कि डेप्रिसिएशन चार्ज कौन करेगा, और दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा अगर ओनर तो रेट क्या लगेगा। ठीक है, तो वहां पे दो रूल पास हुए। ठीक है, दो रूल पे क्लेरिफिकेशन आया, जो लॉ का इंटरप्रिटेशन है वो आया कि सर डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा ये तो डिसाइड करने के लिए फैक्ट होता है ओनरशिप, और रेट क्या लगेगी ये डिसाइड करने के लिए फैक्ट होता है एक्चुअल यूज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओनरशिप किसको मिलेगा डेप्रिसिएशन? इसको। और अकॉर्डिंग टू एक्चुअल यूज रेट क्या लगेगी? ये। ठीक है, कौन कर रहा है इट डजंट मैटर। समझ गए? यस सर। कोर्ट केस में डिसीजन वही होते हैं बेटा जो अपन एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वही आंसर हुआ तो फिर तो कोर्ट तक जाने की जरूरत क्या थी। जिन लोगों ने केस लड़ा है वो तो अपने से ज्यादा ही होशियार थे। तो ये मैंने प्रोविजन वहां लिख दिया है कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होती है वो एक्चुअल यूज से डिसाइड होती है, कौन कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ये सारी चीजें सही रही तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसएलएम या डब्ल्यूडीवी बेसिस पे, और इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी को प्रेफर किया जाता है। और इसके अंदर एक कंसेप्ट काम में लेते हैं जिसका नाम क्या है? ब्लॉक कॉन्सेप्ट।
ब्लॉक कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, राइट। एक बार बता दो यहां तक किसी के कोई डाउट है तो। नो सर। कोई डाउट नहीं है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। कल अपन ब्लॉक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे कि कैसे होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, वो सारी बातें हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, ये जरूर लिख लेना, ये काम की बातें हैं, ये केस लॉज बड़े काम की चीज है। सर इन लेक्चर्स Yes, का रिकॉर्डेड sir. भी मिल जाएगा ना अगर कभी आगे देखना हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है। ओके।